Hello friends, welcome back to my channel Best Practices in Manufacturing, and today we are here with a new interesting topic, and the topic is what is Muda. Today we will discuss about the 8 deadly waste. But before start the topic, I am requesting to you, if you are new on this channel, please subscribe my channel. Also press the bell icon to get the notification of our new videos. You can also follow us on Instagram and LinkedIn too. Okay friends, now let's start this topic. First we will understand about Muda. Muda is a Japanese term, and Muda means waste or worthless. Waste is an activity which does not adding any value in spite of using all resources, or an activity which turn down to value addition, और an activity for which customer not paying. फ्रेंड्स, अपने शॉप फ्लोर में है वो सारी एक्टिविटीज जिनको की करने के लिए हम रिसोर्स तो सारे यूज कर रहे होते हैं, बट एट लास्ट उन रिसोर्सों को यूज करने के बावजूद भी हम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं। मींस कोई ऐसा रिजल्ट हमने अचीव नहीं किया है जो कि कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फ्रेंड्स, वेस्ट आर ऑब्स्टिकल टू लीन मैन्युफैक्चरिंग फ्लो विच इंक्रीज प्रोसेस लीड टाइम एंड रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरऑल हम बात करें, जितने भी वेस्ट होते हैं वो हमारे प्रोसेस लीड टाइम को बढ़ाते हैं, जिसके कारण जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती है। ओके फ्रेंड्स, वेस्ट यानी कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक वांटेड एनवीएस एंड अनवांटेड एनवीएस। और फ्रेंड्स, वांटेड एनवीएस की बात कर लेते हैं। वो एनवीएस जो वैल्यू एडिशन तो नहीं कर रहे हैं, बट कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के कारण हमें वो एक्टिविटीज करनी पड़ रही हैं। उसमें अगर हम देख लेते हैं, मल्टी स्टेज इंस्पेक्शन करने पड़ सकते हैं, कीपिंग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, मल्टी टेस्टिंग करनी पड़ सकती है। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमारे वेस्ट का ही हिस्सा होती हैं, बट कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के कारण हमें ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। अब हम अनवांटेड एनवीएस के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो अनवांटेड एनवीएस में 7 जो वेस्ट है, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग एंड डिफेक्ट, और इन वेस्ट को हम टीम रूट के फॉर्म में जानते हैं। एक 8th वेस्ट है जिसे हम नॉन यूटिलाइज टैलेंट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो 8 डेडली वेस्ट हैं इनको हम डाउन टाइम के फॉर्म में भी जानते हैं। और आज हम अपने टॉपिक में जो बात करेंगे हम वो डाउन टाइम यानी कि 8 जो डेडली वेस्ट है इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफेक्ट की। डिफेक्ट यानी कि त्रुटि, प्रोडक्ट और सर्विस नॉट एज पर कस्टमर नीड और प्रोडक्ट सर्विस आर आउट ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो आउट ऑफ स्पेक हो, कस्टमर के अकॉर्डिंग ना हो, उसको हम डिफेक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख रहे हैं जिसमें कि वो पार्ट जो है पूरा नहीं बना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट। डिफेक्ट वेस्ट अगर है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। अगर हमारे प्रोडक्शन में, हमारे शॉप फ्लोर में डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं तो इसका सीधा मीनिंग है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लाइक टाइम, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एयर, मटेरियल फॉर रिवर्क, यानी कि जो डिफेक्ट बना है उसको अगर हम रिवर्क करके ठीक कर सकते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए वापस हमें टाइम, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एयर और कुछ रॉ मटेरियल भी अगर चाहिए तो वो भी एक लग सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर हमें लगानी पड़ सकती है। और अगर वो रिवर्क नहीं हो सकता है डिफेक्ट, तो वो स्क्रैप जनरेट करेगा, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी डिफेक्ट जनरेशन के कारण हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम कॉजेस पे बात कर लेते हैं कि जो डिफेक्ट हमारे सिस्टम में जनरेट हो रहा है, हमारे शॉप फ्लोर में जनरेट हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इनएडुकेट प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल्स, या अगर हमारे प्रोसेस के और क्वालिटी कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। लैक ऑफ स्किल्स एंड वर्क स्टैंडर्ड्स, हमारे ऑपरेटरी
यदि स्किल नहीं है उनको दिए गए काम के अकॉर्डिंग, या फिर जो वर्क स्टैंडर्ड है वो हमारे एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप फॉर कस्टमर डिमांड, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड्स वो मांग रहा है, उस स्टैंडर्ड की अगर हमें क्लियरिटी नहीं है, उसमें अगर कोई गैप है तो भी डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। फ्रेंड्स, डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो हम कोर एक्शंस ले सकते हैं उसमें प्रोसेस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट थ्रू एडिक्वेट कंट्रोल्स, स्किल अपग्रेडेशंस थ्रू ट्रेनिंग्स, availability of adequate work standards, proper communication of customer demands. Okay, friends, ओवर प्रोडक्शन यानी कि अधिक उत्पादन, प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स अर्लियर इन एक्सेस क्वांटिटी देन कस्टमर नीड, और प्रोडक्शन बिफोर द नीड और डिमांड, यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डिमांड से ज़्यादा या फिर डिमांड से पहले, तो ये भी हमारे लिए एक वेस्ट है। एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पर दिया है, स्टेशन 1 है जो कि 8 सेकंड पे अपनी एक्टिविटी कर रहा है, और स्टेशन 2 है जो कि 12 सेकंड पे अपनी एक्टिविटी कर रहा है। स्टेशन 2 की एक्टिविटी टाइम ज़्यादा होने के कारण स्टेशन 2 के पास ओवर प्रोडक्शन क्रिएट हो गया है। इसका जो इम्पैक्ट होगा, अनवांटेड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यानी कि जो ओवर प्रोडक्शन हुआ है उसको स्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लगेगी। अनवांटेड स्पेस अक्यूमुलेशन, और वो जो ओवर प्रोडक्शन है उसको रखने के लिए अनवांटेड जो है स्पेस भी अक्यूमुलेट करना होगा। ओवर प्रोडक्शन के जो रीजंस हो सकते हैं उसमें इम्बैलेंस्ड प्रोडक्शन फ्लो, अगर आपका प्रोडक्शन फ्लो इम्बैलेंस है तो वो ओवर प्रोडक्शन क्रिएट कर सकता है। लॉन्ग सेटअप टाइम्स, कम्युनिकेशन गैप और कस्टमर डिमांड्स, तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जो कि ओवर प्रोडक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन के प्रिवेंशन के लिए हम जो एक्शन हम ले सकते हैं उनमें प्रोडक्शन रेट्स बैलेंसिंग थ्रू टेक टाइम, यानी कस्टमर की जो आस्किंग रेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन फ्लो होना चाहिए। सेटअप टाइम रिडक्शन, यानी कि जितने भी सेटअप्स हमारे प्रोडक्शन लाइन में हैं उन सेटअप्स को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं या उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमारा जो है प्रोडक्शन है वो बैलेंस हम कर सकें। एंड थर्ड है डिफाइन SFG FG नॉर्म्स एज पर कस्टमर डिमांड्स, जितने भी हमारा मटेरियल है चाहे वो किसी भी स्टेज में है वो हमारा कस्टमर जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम उसके नॉर्म्स को डिसाइड करें ताकि जो हमारा ओवर प्रोडक्शन वेस्ट है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं वेटिंग यानी कि प्रतीक्षा। प्रोडक्शन और सर्विस फ्लो ऑन होल्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट इनपुट फॉर पीपल और इक्विपमेंट, और नेक्स्ट स्टेशंस पीपल और इक्विपमेंट आर नॉट रेडी टू वर्क। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं वेटिंग का। स्टेशन 1 है वो 8 सेकंड पे काम कर रहा है, स्टेशन 2 12 सेकंड पे काम कर रहा है, और स्टेशन 3 अपनी एक्टिविटी के लिए 9 सेकंड पे काम कर रहा है। यहाँ पर स्टेशन 1 की हम बात करें तो क्योंकि स्टेशन 1 का साइकिल टाइम कम है और नेक्स्ट स्टेशन यानी स्टेशन 2 का साइकिल टाइम ज्यादा है, तो इसलिए स्टेशन 1 को वेट करना पड़ रहा है ताकि वो नेक्स्ट स्टेशन यानी स्टेशन 2 को प्रोडक्ट पास कर सके। बट क्योंकि स्टेशन 2 का साइकिल टाइम ज्यादा है इसीलिए स्टेशन 1 और स्टेशन 2 के बीच में स्टॉक ज्यादा है, जिसके वजह से स्टेशन 3 को इनपुट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि स्टेशन 3 अपने इनपुट के लिए वेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो प्रकार की वेटिंग हम देख पा रहे हैं। एक तो ये कि एक स्टेशन अपना आउटपुट दूसरे स्टेशन को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, और एक स्टेशन अपने लिए इनपुट रिसीव नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, अगर इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो वेटिंग की वजह से हमारे जो शॉप फ्लोर्स में जो मैन पावर्स है, इक्विपमेंट्स हैं, वो अंडर यूटिलाइज रहते हैं। उनका जिस रेट से हमने यूटिलाइजेशन करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। सेकेंडली, हमारी प्रोडक्टिविटी भी लॉस होती है। इसके अगर हम कॉजेस के ऊपर बात करें तो इम्बैलेंस्ड प्रोडक्शन फ्लो, पुअर लेआउट एंड स्किल लैकिंग, फ्लो एंड हाई सेटअप टाइम्स, पुअर कम्युनिकेशन। अगर हमारे प्रोडक्शन फ्लो में इम्बैलेंसिंग है तो हमारा वेटिंग वेस्ट जनरेट हो सकता है। पुअर लेआउट एंड स्किल लैकिंग है, स्लो एंड हाई सेटअप टाइम्स है, एंड पुअर कम्युनिकेशन है, तो जो वेटिंग वेस्ट है वो हमारे शॉप फ्लोर में एग्जिस्ट करता है। वेटिंग को अगर हम प्रिवेंट करना चाहें तो ये कुछ
एक्शन हम ले सकते हैं, जिसमें पहला है बैलेंस्ड प्रोडक्शन लेआउट फॉर कंटिन्यूअस मटेरियल फ्लो, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन लेआउट होना चाहिए जो हमारा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल है वो अपने हर स्टेशन पे कंटिन्यूअस फ्लो होता रहना चाहिए, उधर कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। सेकंड हम बात कर लेते हैं वेल डिजाइन लेआउट एंड मल्टी स्किलिंग, यानी हमारा जो लेआउट है वेल डिजाइन होना चाहिए, लीनियर लेआउट होना चाहिए, जिगजैग लेआउट नहीं होना चाहिए, और उसमें भी हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो मल्टी स्किलिंग होने चाहिए, ताकि वो अपने सामने आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो हर्डल्स हैं, उनको वो मल्टी स्किलिंग के थ्रू क्लियर कर सकें। तीसरा है प्री डिफाइंड सेटअप्स, यानी कि हमारे जितने भी सेटअप्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे प्री डिफाइन होने चाहिए, कोई अनप्लान्ड सेटअप नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वेटिंग पेज होने की संभावना हो। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट, यानी कि निष्क्रिय प्रतिभा। पीपल नॉट डिप्यूटेड ऑन जॉब एज पर देयर स्किल और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट स्किल नॉलेज, यानी कि हमारा जो ऑपरेटर है उसका जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब डिप्यूट न करना, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्किल है, जो नॉलेज है या जो टैलेंट है उसको अंडर यूटिलाइज रखना नॉन यूटिलाइज टैलेंट वेस्ट को आपके शॉप फ्लोर में एग्जिस्ट रखता है। इसका अगर इम्पैक्ट अगर देखें तो नॉन यूटिलाइज टैलेंट के कारण, यानी कि अगर हमारे ऑपरेटर के स्किल को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी लॉस हमको फेस करना पड़ सकता है। कैन नॉट अचीव ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, हमारी जो ऑपरेशन है उसकी जो डिजायर्ड इफेक्टिवनेस है वो हम अचीव नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी विल डिक्रीज, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इसके जो कॉजेज हैं उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो पुअर मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉय जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के जॉब को डिफाइन करने के लिए उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको काम देने के लिए जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो इफेक्टिव नहीं हो तो नॉन यूटिलाइज टैलेंट बेस जो है वो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। नो TEI इनिशिएटिव्स, यानी टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जितने भी शॉप फ्लोर्स की एक्टिविटीज हैं हर एक्टिविटी में एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट की कमी होने के कारण भी नॉन यूटिलाइज टैलेंट हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। लैकिंग ऑफ TNI रिव्यूज, TNI मींस ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज की जो स्किल है अभी उसका रिव्यू और प्रेजेंट जो रिव्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉयज को नेक्स्ट कौन सी ट्रेनिंग देनी है उसकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, इन चीजों की लैकिंग की वजह से भी नॉन यूटिलाइज टैलेंट हमारे सिस्टम में रहता है। नॉन यूटिलाइज टैलेंट को प्रिवेंट करने के लिए कुछ जो मेन कोर एक्शन हम ले सकते हैं उसमें पहला है जॉब एलोकेशन पॉलिसीज शुड बी एज पर स्किल, यानी कि जो मैनेजमेंट की जो एम्प्लॉयज के लिए उनकी जॉब को प्रॉपरली उनके स्किल के अकॉर्डिंग डिफाइन करने की जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए, इनिशिएट होनी चाहिए। एम्प्लॉयज एंगेजमेंट फॉर प्रोसेस लेआउट डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि एम्प्लॉय की जैसे हमने बात की TEI टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, तो वो शॉप फ्लोर के हर एक्टिविटी पे हमें वहाँ के एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड थर्ड है ट्रेनिंग प्रोविजन एज पर TNI रिव्यूज, जो रेगुलर बेसिस पे हमें अपने एम्प्लॉयज के स्किल को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग जो सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। एक्सेस अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि अनवांटेड मटेरियल मूवमेंट, यानी कि हमारा जो विद इन द फैक्ट्री हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे प्रोडक्ट और इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकती है। इन इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, मैन पावर एंड इक्विपमेंट, हमारा जो रिसोर्स है उसका हम इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। अब हम इसके कॉजेस के अगर हम बारे में बात करें किस कारण से ट्रांसपोर्ट वेस्ट जो है हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें पहले अगर हम देख ले इम्प्रॉपर मशीन लेआउट। इम्प्रॉपर की अगर हम बात करें तो एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है। जिगजैग प्रोसेस फ्लो, यानी हमारा जो प्रोसेस है वो लीनियर नहीं है, जिगजैग है, जिसके वजह से भी हमारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट वेस्ट जो है होता है।
मल्टी लोकेशन फॉर मटेरियल स्टोरेज, हमारे मटेरियल स्टोरेज के लिए जो लोकेशन है वो हमने अलग अलग प्लेस पे अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाई हुई है, जिसके कारण भी ट्रांसपोर्ट वेस्ट होता है। ट्रांसपोर्ट जो वेस्ट है उसको अपने सिस्टम में प्रिवेंट करने के लिए जो 4 एक्शंस हम ले सकते हैं, उसमें पहला है मिनिमाइज डिस्टेंस बिटवीन इक्विपमेंट एज फिजिबल। हमारे शॉप फ्लोर लेआउट को हम रिवाइज करें और ये कोशिश कर सकते हैं कि कितना हम एक स्टेशन या एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच की डिस्टेंस को हम कम से कम कर सकें। स्टेबलिश्ड लीनियर प्रोसेस फ्लो, और जो प्रोसेस फ्लो जिगजैग ना होके लीनियर प्रोसेस फ्लो हम इंप्लीमेंट कर सकें। इंप्लीमेंट सिंगल पीस फ्लो फ्रॉम प्लांट इनवर्ड टू आउटवर्ड, और कोशिश करें कि ओवरऑल अगर हम विद इन द प्लांट की बात करें तो क्यों ना ऐसा एक लेआउट डिजाइन किया जाए जिसमें हमारा रॉ प्लांट में इन होने से हमारा फिनिश गुड प्लांट के बाहर जाने तक जो हमारा प्रोसेस फ्लो है वो लीनियर हो और सिंगल पीस फ्लो हो, यानी कंटिन्यूअस हमारा मटेरियल बिना किसी हर्डल के, बिना किसी बैरियर के फ्लो होता रहे। फ्रेंड्स, इन्वेंट्री यानी कि उत्पाद एक्सेस और अननेसेसरी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, और उस मटेरियल में रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश गुड हो या फिनिश गुड हो, सब कुछ उसमें कवर्ड हो जाता है। तो ये अनवांटेड, अननेसेसरी और एक्सेस जो क्वांटिटी हम मेंटेन करते हैं, ये सारा का सारा इन्वेंट्री वेस्ट कैटेगरी के अंदर आता है, और एक्सेस इन्वेंट्री के कारण हमारे सिस्टम में डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। अनवांटेड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज यानी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो हमारी बढ़ती है। अनवांटेड स्पेस एक्यूमुलेशन यानी किसी स्पेस को हम फ्री रख सकते हैं या किसी और नए बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमारा अननेसेसरी एक्यूमुलेट होता है एक्सेस इन्वेंट्री के कारण। हिंड्रेंस टू स्मूथ वर्क फ्लो, और पूरे शॉप फ्लोर में जब हर स्टेज पे हम एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक लीन मटेरियल फ्लो होना चाहिए उसके लिए भी ये एक्सेस इन्वेंट्री हिंड्रेंस पैदा करती है। इसके जो रीजंस हो सकते हैं शॉप फ्लोर में इन्वेंट्री एक्सेस इन्वेंट्री वेस्ट होने के, उसमें पहला है एक्स्ट्रा परचेजिंग और इनइफेक्टिव मटेरियल शेड्यूलिंग टू सप्लाई, यानी कि हम एक्स्ट्रा अगर परचेजिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, या फिर हमारा जो शेड्यूलिंग है हमारे सप्लायर्स के लिए वो एज पर कस्टमर डिमांड नहीं है, तो भी हमारा एक्सेस इन्वेंट्री बिल्डअप हो सकती है हमारे शॉप फ्लोर में ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है उसके वजह से भी एक्सेस इन्वेंट्री क्रिएट हो सकती है। इसकी प्रिवेंशन के लिए जो एक्शन हम ले सकते हैं उसमें हम परचेजिंग जो शेड्यूल्स है हमारे वो एज पर जो कस्टमर एक्चुअल जो नीड है, रियल जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने शेड्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, इम्प्रूव टैक टाइम बैलेंसिंग बिटवीन प्रोडक्शन लाइन, जो हमारा कस्टमर का जो आस्किंग रेट है, जो टैक टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्शन लाइन को बैलेंस करें सो दैट कि हम इन्वेंट्री वेस्ट को अपने शॉप फ्लोर में और विद इन द फैक्ट्री मिनिमाइज कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मोशन यानी कि एक्सेस and unnecessary movement of people from one place to another or turning and bending in workstation। excessive motion में unnecessary movements तो आता ही है, लेकिन ergonomics जो हमारे होते हैं उसमें अगर हम बात कर लें तो excess जो stretching हमारे वर्कर को हो रही है, bending हो रही है, turning हो रही है, ये सारे के सारे motions भी हमारे सिस्टम में वेस्ट का ही फॉर्म होते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट आता है फ्रेंड्स, हमारे एक्सेसिव मोशंस के कारण ऑपरेटर को फटीग हो सकती है, लेस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू हाई लीड टाइम, हमारे जो रिसोर्स है उनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेस के ऊपर। इसके कॉजेस के ऊपर इम्प्रॉपर लाइन लेआउट और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कप्लेस, यानी कि हमारे लाइन लेआउट्स अगर इम्प्रॉपर है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो हमारा जिस स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो में हमारा मटेरियल फ्लो होना चाहिए, हमारे प्रोडक्शन फ्लो होना चाहिए, उसमें नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी एक्सेसिव मोशंस हो सकता है। पुअर एर्गोनॉमिक्स के कारण भी मोशन वेस्ट हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड जो हमारे एसओपीस होने चाहिए वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, तो इनके कारण भी हमारे सिस्टम में मोशन वेस्ट हो सकता है। इसके प्रिवेंशन के लिए जो हम एक्शंस ले सकते हैं उसमें लीनियर एंड बैलेंस लाइन लेआउट, यानी कि हमारे जो लाइन लेआउट्स होने चाहिए वो लीनियर हो, सिंगल पीस फ्लो हो, बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्दी एंड सेफ वर्क प्लेस थ्रू मोशन स्टडीज, यानी कि जो हमारे ऑपरेटर्स है उनके लिए जो एर्गोनॉमिक्स कंडीशंस होनी चाहिए वो उनके लिए ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करने वाली होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं शॉप फ्लोर्स में वो सारी की सारी एक्टिविटी प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि हमारे ऑपरेटर्स के लिए एक्सेसिव मोशन को हम प्रिवेंट कर सकें
मोशन वेस्ट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग यानी कि अत्यधिक प्रक्रिया। परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा वर्क और क्वालिटी ऑन प्रोडक्ट देन रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, यानी कि कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पेक्स है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उससे ज्यादा उस प्रोडक्ट, उस सर्विस पे मेहनत करना भी वेस्ट है। इसका जो इम्पैक्ट आएगा, ऑपरेटर को फटीग हो सकती है, लेस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ड्यू टू हाई लीड टाइम, कॉजेज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, लैकिंग ऑफ स्किल, कम्युनिकेशन गैप। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से एक्स्ट्रा जो प्रोसेसिंग है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें वेल डिफाइंड एसओपी, एडुकेट ट्रेनिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमारे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस के लिए, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ताकि जितनी कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम सर्विस को डिलीवर कर सकें। ओके फ्रेंड्स, आज हमने जो 8 डेडली वेस्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके ऊपर हमने कोशिश की है कि डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अब हम मूव करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट्स कॉर्नर की तरफ। फ्रेंड्स, आज जो हम कोट आपके लिए लेके आए हैं वो नन अनदर देन स्टीव जॉब्स का है। एज अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब, इफ यू डिफाइन द प्रॉब्लम करेक्टली यू ऑलमोस्ट हैव द सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, अगर उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ही हम उसके लिए एक बेटर सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने टॉपिक पे अगर आज के जो 8 वेस्ट है उन पे बात कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स हम 8 वेस्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे शॉप फ्लोर्स में या फिर हम जहाँ पर भी काम करते हैं, तो ही हम उस वेस्ट के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। जो सेकंड कोट है वो ऋग्वेद से है। एज अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, फॉर द सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एनी वर्क वन नीड शार्प इंटेलेक्ट एंड द विल टू परफॉर्म रिलेंटलेस कर्मा, यानी कि फ्रेंड, किसी भी काम को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए, उस काम के लिए जो हमारा एक बौद्धिक लेवल चाहिए, जो हमारा बुद्धि का जो स्तर है, जो एक समझ उस काम को करने के लिए चाहिए, वो क्लियर अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एंड साथ ही जो एक विल है कंटिन्यूअस कर्म करने की, कंटिन्यूअस परफॉर्म करने की, उसके साथ मिलके हम अपने उस काम को परफेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का जो सेशन रहा होगा वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको काफी पसंद भी आया होगा। और फ्रेंड, आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करते रहिए। एंड हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे और इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आते रहें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं जल्दी अपने एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।